देखो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। काफ़ी आसान है और काफ़ी हद तक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके सवाल को करना कैसे। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटा सा बातचीत करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ डॉट्स बना लो, ये इस तरीके से मैंने कुछ डॉट्स बना लिए। ये ऐसे आप लोगों को पता होगा डॉट वाली रंगोलियाँ भी होती हैं, है ना। ऐसे मैंने डॉट्स बनाए। अगर मैं कहूँगी इन डॉट्स को काउंट करो, तो तुम क्या करोगे? बोलोगे ठीक है मैडम, चलिए काउंट कर लेते हैं। तुमने काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुमने कहा 20 और तुमने यहाँ पे अपना आंसर लिख दिया 20। क्या ये सही तरीका है काउंटिंग करने का? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी आपके घर में आपका जो कमरा है, अगर उतने बड़े कमरे में मैं ऐसी बहुत सारी डॉट्स बना दूँ, क्या तुम ऐसा टिम्बा टिम्बा करके काउंट करोगे क्या? ये तो मतलब काफ़ी हैक्टिक है और टाइम टेकिंग है। फिर हम काउंट कैसे करेंगे? तो देखो, इसको काउंट करने के लिए हम फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास थोड़ा सा कम है। इस चीज़ों को, इसको कहा जाता है रोज़। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, इन्हें कहा जाता है रोज़। आप काउंट करिए ऐसी कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है। ठीक है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रोज। ठीक है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 5। ठीक है, खत्म। फिर आप वर्टिकल लाइंस काउंट करिए कि आपके पास वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल मतलब वाई एक्सेस के जैसी खड़ी खड़ी लाइंस, वाई एक्सेस के जैसी खड़ी खड़ी लाइंस, राइट। अच्छा, चलो आ जाओ। तो ये देखो, हमने इनको ज्वाइन कर लिया बड़े मज़े से वर्टिकल लाइंस को। ये 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, 4 वर्टिकल लाइंस हैं। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। अब अगर आपको टोटल काउंट करना है, अगर आपको अभी टोटल पता करना है, तो टोटल पता करने के लिए आप नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो रोज कितने हैं? 5, कॉलम्स कितने हैं? 4। तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया? 20। तुमने जब गिनती की थी तब भी आंसर 20 आया था, और अभी आपने इस तरीके से किया तो भी आंसर 20 आया है। तो यानी कि इनडायरेक्टली जब इस तरीके से चीज़ें अरेंज्ड हो, इस तरीके से पैटर्न में, है ना, रो वाइज कॉलम वाइज, तो टोटल निकालने के लिए रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं। अब यही सेम लॉजिक को आप इस्तेमाल करिए पहले क्वेश्चन में। बोल रहा है, ठीक है सही, पहले क्वेश्चन में नहीं, आई एम रियली सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन में। एक परेड में वाई स्टूडेंट्स खड़े गए हैं ईच रो में। तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन रो बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वाई। उसके बाद आ जाते हैं एक्स सच रोज आर फॉर्म, और ऐसी कितनी रोज बनाई गई हैं? एक्स रोज बनाई गई हैं, बराबर ऐसी कितनी रोज बनाई गई हैं? एक्स, हर रो में कितना बच्चा है? वाई। और ऐसी कितनी रोज बनाई गई हैं? आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनाई गई हैं? एक्स। तो अगर आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर आपको ये निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? जितनी आपके पास नंबर ऑफ रोज है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। एक रो में आप लोगों के पास कितने स्टूडेंट हैं इस बात से। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक्स। मल्टीप्लाई के लिए मैं डॉट यूज़ कर रही हूँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं? वाई। सो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास आ गए एक्स वाई। अब आप क्वेश्चन को रीड करो। क्या टोटल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई वेरिएबल वहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं। पूछ रहा था इन जनरल हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो आखिरी लाइन में लिख देना देयर आर एक्स वाई स्टूडेंट्स इन दैट परेड। सो इस तरीके से देखो, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में
सिखाने से पहले मैं अगेन एक छोटा सा लॉजिक देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिया था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक सेल्समैन है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल्समैन है। इसका एक फिक्स सैलरी होती है, जो मॉल्स वगैरह में आप देखते हो सेल्स पर्सन को, उनकी फिक्स सैलरी होती है। उसको जॉब मिली, जॉब में उसको बोला गया कि देखो हम आपको 2 चीज़ें देंगे। पहला, मैं आपको दूंगा फिक्स्ड सैलरी, मतलब महीने का 4,000, महीने का 5,000, समझ रहे हो, फिक्स सैलरी। सेल्समैन बोलता है अरे यार ये तो बहुत कम है, इसमें तो मेरा खर्चा नहीं निकलेगा। तो पर्सन जो जॉब देने वाला है वो ये कहता है कि भैया देखिए, आप मेरी दुकान में जब कस्टमर आएगा, जब वो सामान देखेगा, अगर तूने उसको सामान बेच दिया, लेट्स से टीवी की दुकान है, उसने बोला कि अगर तूने एक टीवी बेची, हाँ एक टीवी बेची, तो मैं पैसे दूंगा। मतलब उसको फिक्स सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसको फिक्स सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट एक टीवी बेचने पर उसको कमीशन भी मिलेगा। ऑब्वियसली पूरा का पूरा टीवी का पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत 500 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, वॉट एवर, वो कमीशन भी मिलेगा, है ना। तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक पर्सन है जिसकी फिक्स्ड सैलरी है। मान लेते हैं मैंने कहा कि सुखबीर तो मेरे यहाँ काम करेगी तो मैं तुझको 5,000 रुपये दूंगी फिक्स सैलरी। तो उसको बोला 5,000 रुपये देगी, है ना। अच्छा ठीक है। अब लेकिन सुखबीर बोलती है, ठीक है, कि नहीं मैडम ये बहुत कम है, ये इतने में तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अगर कस्टमर को ये आइटम बेच दोगी तो मैं तुमको कमीशन दूंगी। सुखप्रीत बोलती है वेरी गुड, लेकिन कितना दोगी। मैंने कहा मैं 200 रुपये दूंगी। सुखप्रीत हो गई खुश। अब नेक्स्ट डे जब ये लड़की जॉब पे आती है, डे 1, ये क्या करती है, पूरे डे 1 से लेकर 30 दिन का महीना है, डे 30 तक ये जॉब करती है। अब ये पूरे महीने इसने जॉब की, काम किया, अब इसको सैलरी मिली। तो इसका जो मालिक है वो आता है, सुखप्रीत को बोलता है कि देखो भैया सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी में 2 चीज़ें होंगी, एक होगी फिक्स्ड जो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इतना तो मैं तुमको दूंगा ही दूंगा, प्लस जितना तुम बेचोगी उसके हिसाब से वो भी मैं तुमको दूंगा, बराबर। तो ऐसे केस में अच्छा सुखप्रीत ने बोला कि मैडम मैंने 10 टीवी बेची है, 10। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला 200 रुपये ले ले फिर। तो सुखप्रीत बड़ी चालू है, वो बोलती नहीं, एक टीवी बेचने पे 200 मिलते हैं, तो 10 टीवी बेची हूँ तो कितने मिलेंगे, 10 × 200। ये क्या ये बात समझ में आई। एक टीवी बेचने पे आपने 200 कहा था, मैंने 10 बेची हूँ तो 10 × 200। तो ये होगी 1 महीने के बाद सुखप्रीत की सैलरी। अगर 9 बेचती तो मैं यहाँ 9 लिख देती, डिपेंड कि उसने कितना बेचा है। इसी सेम लॉजिक को अब आप वो जो क्वेश्चन है आपका क्या नाम है फर्स्ट वाला, उसमें आप यूज़ करिए, ठीक है, आएगा आंसर। बोल रहा है देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज। एक गांव है जहाँ पे 8 क्वांटिटी के ट्रीज है, 100 ट्री 200 ट्री ना बोलकर उसने बोला 8 ट्रीज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन ए विलेज, एक विलेज में कितने ट्रीज हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 8। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है भाई साहब, देखो बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीजेस एवरी ईयर। देखो यहाँ इंक्रीजेज है इसीलिए आप प्लस यूज़ करोगे, है ना। अगर डिक्रीजेज है तो माइनस यूज़ करोगे। जैसे अगर सुखप्रीत टीवी बेचने के बजाय टीवी फोड़ने लगेगी तो सैलरी मिलेगी थोड़ी ना भाई, फिर तो सैलरी जाएगी ना, है ना। तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर, मतलब हमको बेसिकली प्लस करना है। बोल रहा है कि हर साल जो ट्रीज है वो बी क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाते हैं, बाय क्वांटिटी बी वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर एक्स ईयर्स, ठीक है, आफ्टर एक्स ईयर्स कितने ट्रीज होंगे। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि इन 1 ईयर, एक साल में, ठीक है, एक साल में ट्रीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं कितने से, बाय 20, मतलब
जैसे मैं बोलूँ कि एक साल में 10 पेड़ आ गए नए, एक साल में 20 पेड़ आ गए नए, तो उसी तरीके से एक साल में 20 पेड़ आ जाते हैं नए वाले। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँगी कि आफ्टर एक्स ईयर्स, अब मैंने एक्स क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स बोला है, आफ्टर एक्स ईयर्स बताओ कितने ट्रीज होंगे। तो एक साल में अगर 20 ट्रीज हैं, ठीक है, अगर एक साल में 20 ट्रीज इंक्रीज हुए हैं तो एक्स ईयर्स बाद कितने होंगे। आप बोलोगे मैडम BX, अगर एक टीवी बेचने पे 200 मिलते हैं तो 10 साल तक अगर टीवी बेचती रही लेट से, या 10 टीवी बेचेगी तो कितने मिलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो वैसे ही नंबर ऑफ ट्रीज एक साल में B क्वांटिटीज इंक्रीज होते हैं तो x साल में कितने हो जाएंगे, BX हो जाएंगे। अब देखो उसने बोला है कि x ईयर्स बाद, ठीक है, कितने ट्रीज होंगे। कई लोगों को लगता है कि BX ट्रीज होंगे, भाई BX क्यों होंगे, BX प्लस A भी तो होंगे, क्योंकि जो ट्रीज पहले से वहाँ मौजूद हैं उनको काटा नहीं जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो वो ट्रीज वहाँ जैसे थे जो फिक्स्ड है वो उतना तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंक्रीज भी होता जा रहा है। सो नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स कितने हो जाएंगे, BX प्लस A लिखो या A प्लस BX लिखो, दोनों ही सेम, ठीक है, ये भी हो गया। तो देखो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस वाले सवालों से कैसे ये सवाल बन रहे हैं, ये 1 भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 3 पर। देखो 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 में देखने को मिलेंगे, बट राइट नाउ हम लोग इसको कैसे करना है उस पर फोकस करते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, बहुत ही छोटे, क्लास 2 क्लास 3 में, तब आपकी किताब में इस तरीके के सवाल होते थे, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, मैथ्स की किताब में इस तरीके के सवाल होते थे, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। कैसे होते थे सवाल, लिख के दिया जाता था 513 एक्सपैंड करके लिखो, तो हम छोटे बच्चे बोलते थे कि ये वंस है, कई लोग उसको यूनिट भी कहते हैं, ये टेंस है, ये 100 है ना, हम ऐसा कहते थे। फिर हम क्या लिखते थे वहाँ पे, 5 × 100 क्योंकि वो 100 है, प्लस में 1 × 10 क्योंकि वो टेंस है, प्लस 3, याद आ रहा है, इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने को कहते थे। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि टेंस के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 1000 के लिए ऑब्वियस है 1000 से। इसी सेम लॉजिक को आप इस्तेमाल करिए और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बनाइए। बोल रहा है कि एक नंबर है, उस नंबर के पास 2 डिजिट है, एक है M एक है N। उसने स्पेसिफाई किया है कि टेंस वाली को भैया तू M बोलेगा और यूनिट प्लेस यानी कि वंस वाली को, यूनिट्स मतलब वंस वाली को तू N बोलेगा। तो यहाँ पे आप भी अपने सोल्यूशन में लिखिए कि टेंस वाली कौन सी है और वंस वाली कौन सी है। तो वहाँ लिखना कि जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट इज M, और उसके बाद लिखना कि जो वंस डिजिट है वो आप लोगों की क्या है, N। अभी अभी मैंने क्या कहा, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर 100 डिजिट बोलता तो 100 से करते, और वंस को किसी से नहीं करना पड़ता। तो अब आपको बोल रहा है कि बताइए वो नंबर क्या रहा होगा। तो M को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, M मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वंस डिजिट, तो M मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 10M प्लस N, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसमें मिस्टेक पॉइंट सुनो, कई बच्चे इस स्टेप में आने के बाद ये वाली हरकत करते हैं, 10MN, इनको बड़े मज़े से ऐड कर देते हैं, ये गलत है। अगर वेरिएबल अलग है, जो कि आपने 7वीं में सीखा होगा, लाइक टर्म्स अगर नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एक के पास M है एक के पास N है, ऐड कर लो, नॉट और नहीं होगा, ये गलत है। कई लोग इसको ऐसे करते हैं कि मैडम इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 10 + 1 11 और MN कर दिया, अगेन नहीं होगा क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है। तो इस तरीके से ये जो तुम्हारी थी भैया 3